हाँ जी, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो ये है भाई आपका मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन जो अभी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आज हुआ है। ठीक है, चलिए जी देख लेते हैं क्या क्या रहा, क्या क्या आपने किया इसमें। पहला क्वेश्चन, मैनी डॉक्टर्स फ्लैटली रिफ्यूज। बहुत सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था ये मानने से कि जेनिफर ने सॉरी जैनर ने अनाउंस किया दैट ही हैड फाउंड अ प्रिवेंटिव अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, कि उसने स्मॉल पॉक्स के खिलाफ एक वैक्सीन बनाया है। ठीक है, तो दे डिक्लेयर्ड वैक्सीनेशन टू बी अ डेंजरस प्रैक्टिस। उन्होंने कहा कि भैया ये जो टीकाकरण है, ये जो इसने क्या कहते हैं, एक तरीके से इन्वेंट किया है, ये खतरनाक हो सकता है। बट द ड्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स, लेकिन स्मॉल पॉक्स का डर इतना ज्यादा था, वॉज इन एवरीबडीज हर्ट, सभी के दिमाग में था। दिमाग मतलब दिल, बातें की है। एंड पीपल फ्लॉक्ड टू जैनर टू बी वैक्सीनेटेड, और लोग पहुंचे जैनर के पास उससे वैक्सीन लगवाने के लिए। लैटिन वर्ड फॉर काउ इज वक्का, काउ के लिए वक्का आता है लैटिन में। इट इज अ रूट, यही रूट है जहां से रूट विच द वर्ड वैक्सीनेशन वॉज फॉर्म, जहां से वैक्सीनेशन वर्ड बना था। सम ऑफ द वक्का यूज बाय जेनर वर नॉट प्योर एंड सम हार्म वर डन। तो वहां पर क्या था, वो प्योर नहीं था जो उसने वैक्सीनेशन बनाया था, तो कुछ नुकसान उसको हुआ। बट व्हेन सप्लाईज ऑफ प्योर वैक्सीनेशन, जब प्योर वैक्सीनेशन आई, तो प्रैक्टिस ऑफ वैक्सीनेशन पूरे इंग्लैंड में फैल गया था। एंड फ्रॉम, और फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड में। वी हार्डली, और अब हम कभी भी स्मॉल पॉक्स के बारे में नहीं सुनते हैं। तो इसका मतलब बाद में वो उसको सही साबित हुआ। पैसेज क्या डिस्क्राइब करता है, तो देखिए आपने इसको चेक किया होगा, तो मैं बता देता हूं आपको इसमें कि पैसेज ये डिस्क्राइब करता है, मतलब इसमें जो पूरी घटना दिखाई गई है कि कैसे धीरे धीरे वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन समटाइम प्रूव्ड हार्मफुल बिकॉज, तो ये हार्मफुल क्यों हुआ था, इस ये हार्मफुल इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें पुअर हाइजीनिक स्टैंडर्ड था, प्योर नहीं था। पीपल हेसेंड टू गेट देमसेल्फ वैक्सीनेटेड, क्यों, क्योंकि डर बहुत ज्यादा था, इसलिए वो लोग उसके पास पहुंचे। वैक्सीनेशन वॉज इंटेंडेड बाय जेनर टू, क्यों, किस उद्देश्य से वैक्सीनेशन बनाया गया था, किस लिए, टू प्रिवेंट काउस फ्रॉम स्प्रेडिंग द डिजीज, नहीं, टू क्योर पीपल सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, या टू डिले द डेथ ऑफ स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स, बिल्ड अप अ डिफेंस, स्मॉल पॉक्स के जम्स को रोकने के लिए। विद रेफरेंस टू द पैसेज, अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि भैया कौन सा सही है। मैनी डॉक्टर्स डिड नॉट बिलीव दैट जैनर वॉज अ डॉक्टर, नहीं, डॉक्टर उनको ये बिलीव नहीं हुआ था, लोगों को उनको कि भैया उसने जो बनाया वो सही है। ये वाला ऑप्शन नहीं था कि डॉक्टर था वो, इस बात पे विश्वास नहीं था। देर आर नो आउटब्रेक, हाँ आजकल कोई आउटब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड, ओनली सेकंड वॉज सही। बी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें जो गलत स्पेलिंग थी आपने चेक किया होगा, सबमिटेड की गलत थी, डबल टी इसमें आना था। एंसेस्टर्स का पूछा था आपसे, नियरेस्ट मतलब सिनोनियम, तो एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज होते हैं, और पूर्वज के लिए इसमें फॉर फादर्स था। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, और लगातार का उल्टा हो जाएगा रुक रुक कर, तो इंटरमिटेंटली का मतलब होता है रुक रुक कर। बाकी कॉन्टिन्यूस, अनसीजिंग, ये तीनों इसके सिनोनियम है, तो आपसे एंटोनियम पूछा था। एक्सेस, आई एस जहां भी लगता है तो उसका प्लूरल होता है बेटा ई एस, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, जो बंदा हमेशा असंतुष्ट रहता है, क्या कहते हैं उसे, माल कंटेंट। ठीक है, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, एंड माल कंटेंट मीन्स डिससेटिस्फाइड। टू गेट इन टू हॉट वाटर, तो हॉट वाटर में आ जाना, इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा मुसीबत में फंसना, यानी कि टू गेट इन टू ट्रबल। अच्छा, 12, द पोएम्स एंड स्टोरीज, पोएम्स और स्टोरीज दैट हैव बीन सेलेक्टेड, जो पोएम्स और स्टोरीज सेलेक्ट की गई हैं, तो एस से स्टार्ट हो जाएगा। किसके लिए, फॉर द बुक, बुक के लिए, फॉर दिस बुक, इस किताब के लिए क्या सेलेक्ट की गई है, पोएम एंड स्टोरीज, तो एस के बाद क्यू, क्यू के बाद पी। हैव बीन टेकन, उनको लिया गया है, टेकन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्स, अलग अलग जगह से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ए। आई वॉन्ट टू नो हैज कॉल्ड आउट माई नेम, किसने मेरा नाम पुकारा है, यह है वर्ब, वर्ब से पहले चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें है हु, तो हु हैज कॉल्ड माई नेम। इट वॉज बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक कोई आर्टिकल नहीं आता, बाय मिस्टेक मत कर देना, बाय मिस्टेक मतलब होता है गलती से, इसके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता। माई मदर इज वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ, मेरी माताजी जो है मेरे फादर की हेल्थ को लेकर चिंतित है, और मैं भी हूं, तो इसमें रिवर्स कंडीशन होनी थी, इनवर्जन, तो सो एम आई, तो आंसर हो जाएगा बी।
शी हैज पैशन, पैशन जब किसी चीज के लिए होता है तो पैशन फॉर समथिंग, फिक्स प्रपोजिशन है इसका डी। फाइंड आउट द नाउन फॉर्म ऑफ इन्वेड, इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, और इसका जो नाउन होता है बेटा वो इन्वेजन होता है, बी आंसर होगा। 18 द इंटेरोगेशन मेड बाय हिम हार्डली यील्डेड, देखिए जो इंटेरोगेशन हुई थी उसका मुश्किल से ही को रिजल्ट आया था, ना के बराबर रिजल्ट आया, तो ये पास्ट फॉर्म में ही जाएगा, ये थी आपकी वर्ब, तो यील्ड का हो जाएगा यील्डेड, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। वाई आर यू सो लेजी टूडे, ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस नहीं है, कभी से कॉन्टिन्यूस मान लो, बी की फॉर्म है ये, तो वाई आर यू सो लेजी का हो जाएगा वॉज, तो वॉज, अच्छा वाई के तुरंत बाद वॉज आएगा नहीं, तो वाई बीइंग आएगा नहीं इसमें, तो सीधा हो जाएगा आंसर ए। शी आंसर्ड 50 क्वेश्चंस, तो 50 क्वेश्चंस वर आंसर्ड, अब वर आंसर्ड ढूंढ लो, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म, ये तो कॉन्टिन्यूस में आता है, तो सी इसका आंसर होना था। ठीक है, तो मॉक टेस्ट तो सही था, ना बहुत टफ ना बहुत इजी, बिल्कुल एवरेज था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से रिजल्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। तो भाई अब देखते हैं कि आपने रीजनिंग में क्या किया है। तो रीजनिंग में आज 14 क्वेश्चन थे, तो मुझे उम्मीद है आपका स्कोर अच्छा ही रहा होगा, और अगर नहीं रहा है अब भी अच्छा, तो अब तो सिर्फ एक ही काम रह गया है। एक ऐसा रामबाण मेरे पास है जो आपको अभी भी बहुत बेहतरीन तैयारी करा सकता है। उसके लिए आपको देहरादून आना पड़ेगा, क्योंकि वो जब मेरे सामने होंगे आप, तो तभी वो रामबाण मैं आपको दे सकता हूं। और वो रामबाण है कि आपको आपके हेड से लेकर और आपके जो नीचे फिट है ना, वहां तक मैं घूसे मारू, घूसे और लात मारू पूरे शरीर पे, आगे पीछे सब जगह। ठीक है, तो तब आपके जो मार्क्स अच्छे आने लगेंगे। तो अगर किसी का बिगड़ पड़े तो वो आ जाना देहरादून। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का था। सर्च को ये लिखा, चेयर को ये लिखा, और प्रीच को ये लिखा। तीन तीन वर्ड उसने दे दिए भाई साहब ने, और वो कहता है इसका मतलब बता दो। जब तीन तीन वर्ड के आपको कोड दिए गए हैं, तो संभावना बढ़ जाती है कि आंसर जो है वहीं से मिल जाएगा। यानी 7 का मतलब ऊपर से ही मिल जाएगा कहीं से। तो 7 को देखो यहां क्या का है सी, और यहां भी क्या का है सी, वहां भी देख लो, कहीं से भी उठा लो सब जगह सी आएगा। 3 को क्या का है एच, कहीं से भी देख लो एच आएगा। तो सी एच से शुरू हो जाएगा, लेकिन दो ऑप्शन है, सी एच ए आर, सी एच ए आर। अब ये दो 2 4 6, तो 5 वाला तो होगा नहीं, तो सी एच 6 वाला हो जाएगा। तो ये रहा आंसर। ठीक है, क्योंकि फास्ट करना है तो आपको एक एक सेकंड बचानी है, जहां से भी बचे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है लेटर सीरीज से था, इसको भरना था। इसमें आप ये देखो कोई चीज कॉमन दिख रही है क्या? केपी, केपी, केपी। केपी भाई साहब हर जगह सेम है। केपी से पहले एच, केपी से पहले एच, केपी से पहले एच, तो केपी से पहले एच, तो एच से शुरू हो जाएगी कहानी। ये दो तो हुए गलत। बी ई एच के पी, केपी पे रोक दिया। बी के बाद आया सी, सी ई एच के पी। अब सी के बाद आएगा डी, डी ई एच के पी, तो एच ई डी वाला आंसर हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका मिसिंग टर्म से आया था। यहां से चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो कभी कभार अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, टाइम ले लेता है आपका, लेकिन ये तो इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। आपको पता है 25 छोटा नंबर है और ये दोनों बड़े हैं, इनका डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस करके बाई 2 कर देंगे, आधा। डिफरेंस करेंगे 44 आधा 22, डिफरेंस करेंगे तो 54 और आधा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रैंकिंग से था, ये एक तरीके से रैंकिंग का ही है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन 7 लड़के दिए हैं B1 से लेकर B7, और एज की तुलना है, सभी लड़कों की आयु अलग अलग है। B4 की आयु 3 लड़कों से कम है। वो कहता है जो B4 है वो 3 से कम है, 1 2 3, 3 से कम है B4, तो B4 की 3 से कम है, दिखा दी। आगे वो कहता है B1 की आयु केवल B7 और B3 से अधिक है। वो कहता है जो B1 है ना, वो सिर्फ B7 और B3 से बड़ा है सिर्फ, यानी B1 के नीचे 2 मेंबर है, B7 और B3, बाकी सब इसके ऊपर ही है, जो भी है बाकी सब इसके ऊपर ही है। 3 ये हुए तो ऊपर कितने हुए? 4, ये कह रहा है। आगे वो कहता है B5 की आयु B6 से अधिक किंतु B2 से कम है। वो कहता है जो B5 है B6 से ज्यादा है,
B5 B6 से ज्यादा है, लेकिन B5 B6 से ज्यादा लेकिन B2 से कम है। सारी स्टेटमेंट हमने ले ली। और वो कहता है कितने लड़कों की आयु B6 से कम है। अब देखो इनको बैठाना है हमें कर्म में। एक बात बताओ, 1 2 3 4, ये 4 हो चुके हैं और ये नीचे से सबसे नीचे तो यही है, तो ये 3 तो मैं नीचे बैठा दूंगा, ये तीनों। अब ये तीनों मैंने नीचे बैठा दिया B1। हालांकि B7 और B3 में से ये नहीं पता सबसे छोटा कौन, लेकिन यहां पर B7 या B3 में से कोई एक आएगा और दूसरा यहां आ जाएगा। ठीक है, तो कितने प्लेस हुए, 1 2 3 4 और 3 ऊपर है। अब 3 ऊपर है तो बचे हुए 3, हमारे पास बचे हुए भी 3 है, तो B2 B5 B6 ऐसे आपको भरना पड़ेगा दिमाग लगा के। वो कहता है कितने लड़कों की आयु B6 से कम है, तो B6 से कम 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, तो कितनों की, 4 की। देखो इशारे वाला क्वेश्चन है, बहुत आता है। कपिल की ओर इशारा हुआ, शिल्पा ने किया। क्या कहती है शिल्पा, शिल्पा कहती है उसकी मां यानी कपिल की मां का भाई। भाई मां का भाई कौन होता है, मामा, यानी कपिल का मामा। तो शिल्पा ने कहा कपिल का मामा मेरे बेटे आशीष का पिता। ध्यान से सुनिए, अब शिल्पा की कहानी शुरू होती है। शिल्पा कहती है मेरे बेटे आशीष का पिता, बेटे का पिता पति। तो उसने क्या कहा, शिल्पा ने कहा कि कपिल का जो मामा है वो मेरा पति है, यानी कपिल का मामा मेरा पति है, यानी शिल्पा का पति। ठीक है, और कपिल मामा भांजे हुए, ये मामा और ये भांजा। वो कहता है कपिल शिल्पा से किस प्रकार समझे। अब ध्यान से सुनिएगा, वो कहता है कपिल का मामा और पति एक ही इंसान है। कपिल का मामा और शिल्पा का पति एक ही इंसान है। अब एक बात बताओ, कपिल जो है शिल्पा के पति का, कपिल जो है शिल्पा के पति का भांजा लगता है। भांजा लगता है तो शिल्पा का भी क्या लगेगा, भांजा ही लगेगा, क्योंकि भाई पति का भांजा तो वाइफ का भी भांजा ही लगेगा। तो आप नेफ्यू कह सकते हो। हिंदी में कंफ्यूजन है तो इंग्लिश में क्लियर कट मिलेगा, नेफ्यू। तो नेफ्यू आप देख लो, ये रहा। देखो सीरीज का है 294, 300, 252, 273। देखो सीरीज छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, 2 सीरीज है, ये 2 सीरीज है। तो ऊपर वाली को चेक कर दो, 294 से 252 कितना कम हो गया भाई, 4 में से 2 गया 2 और 9 में 5 गया 4, 42 कम हुआ। फिर 42 कम हुआ, फिर 42 कम हुआ, तो फिर 42 कम कर दो। 8 में से 2 गया 6 और 6 में से 4 गया 2, 126। देखो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का है। अमिता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, फिर अपने दाएं मुड़ती है। तो 20 मीटर चली उत्तर की ओर, ठीक है। अपने दाएं क्लॉकवाइज कह लो या हाथों का हिसाब लगा लो। अपने दाएं मुड़ी और 30 चली, अपने दाएं और 30 चली। फिर वो अपने बाएं मुड़ती है, तो एंटी क्लॉक उल्टे हाथ पे, फिर 25 चली, ठीक है। अपने बाएं मुड़ी और 25। उसके बाद वह दाएं मुड़ी, अब वो फिर से दाएं मुड़ी और 30 चली, दाएं मुड़ के फिर से वो 30 चली। वहां से वह फिर दाएं मुड़ी, दाएं क्लॉकवाइज नीचे मुड़ेगी और पूरा 65 चलेगी। ये दूरी कितनी है 25 और ये दूरी कितनी है 20, 20 और 25 45, लेकिन वो चली 65, तो ज्यादा नीचे आएगी और भी 65 टोटल, ठीक है। फिर वो फिर से बाएं मुड़ती है और 40 चलती है। अब फिर से बाएं मुड़ी, बाएं तो उल्टे हाथ पे, और 40 चलती है, तो इधर चलेगी 40, चला दी, ठीक है। अब उसने कहा है वह अंततः फिर बाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अंततः बाएं मुड़ी और 20 चली। ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पागल बना रहा है डेटा इतना देकर। वे अपने घर से कितनी दूरी पर और कहां है। देखो भाई, अगर ध्यान से देखो, ये टुकड़ा कितना था 25 और ये टुकड़ा कितना था 20, यानी कि 45। वो कितनी गई 65 और 20 उल्टी चली ऊपर ही, तो 65 में से 20 उल्टी तो बचा 45। तो यहां से ऊपर कितनी गई 45 और रुकी भी कहां पर 45, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सीध में है, तो ईस्ट दिशा में है। ईस्ट दिशा यानी है इनमें है। अब दूरी देख लो, 30 यहां तक 30, 30 ये 60 और 40 ये 100, तो इजी था। डेटा इतना दे दिया कि कंफ्यूज कर दिया। एक घड़ी जो है समान रूप से तेज होती है। रविवार सुबह 9 बजे 4 मिनट सुस्त हो जाती है तथा आने वाले शुक्रवार रात 9 बजे 4 मिनट 15 सेकंड तेज हो जाती है। इस घड़ी का वास्तविक, देखो भाई आपको रियल टाइम बताना, इसने रियल टाइम कब दिखाया, माना रियल टाइम x आवर्स बाद दिखाया, माना x आवर्स बाद दिखाया। कब से, शुरू से, ठीक है। कब से, शुरू से, जब से कहानी शुरू हुई। तो माना x आवर्स बाद उसने सही समय दिखाया, तो शुरू कब हुई कहानी,
रविवार को कहानी शुरू हुई कितने बजे? सुबह 9 बजे कहानी शुरू हुई। सुबह कितनी मिनट सुस्त थी? 4 मिनट सुस्त थी। फिर वो आने वाले शुक्रवार को 9 बजे 4 मिनट 15 सेकंड तेज हो गई। तो आपको पता है, अगर आपको देना है तो शुरुआती समय लिखना होगा, जितनी भी स्लो या फास्ट हुई है। तो शुरू में कितनी स्लो थी? 4। नीचे स्लो प्लस फास्ट लिखना है, तो 4 प्लस स्लो और फास्ट कितनी हुई थी? 4 15 4 15 15 सेकंड को 1/4 मिनट लिख सकते हो। 15 सेकंड को भाई 15/60, ये तो बेसिक है। 1/4 तो 4 मिनट और 1/4 मिनट तो 17/4 हो जाएगा, लिख सकते हो ना। तो 4 मिनट 15 सेकंड को लिखा जा सकता है इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कहानी शुरू हुई रविवार 9 बजे और खत्म हुई शुक्रवार, ध्यान से सुनो, रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 5 दिन हो गए। सुबह 9 बजे शुरू हुई और रात को 9 बजे खत्म हुई। अगर सुबह 9 से सुबह 9 शुक्रवार को खत्म हुई होती, 5 दिन पूरे हो गए होते, 24 पंजे 120 घंटे। लेकिन वो शाम के 9 हुई तो 12 घंटे और जुड़ेगा, तो 132। ये ध्यान देना है, डेटा बहुत संभाल के रखना है, कैलकुलेटिव है। और ये आंसर आवर्स में आएगा क्योंकि ये घंटे है। अब ध्यान से सुनो, 4 4 चौक 16 और 16 17 कितना हुआ? 33। ये 4 ऊपर चला गया और 132। ध्यान से देखो, 33 से 132 कितना प्यारा प्यारा कट रहा है 4 बार। 4 चौक 16 चौक 64, 64 घंटे बाद वो सही समय दिखाएगी, 64 घंटे बाद। तो रविवार में 64 घंटे जोड़ेंगे, 24 प्लस 24 48, और 64 होने में और कितनी कमी है? प्लस 12 कर लो। 24 24 48 48 12 60 प्लस 4। ध्यान से देखना, रविवार सुबह 9 की बात है, 24 जोड़ते ही क्या हो जाएगा? सोमवार सुबह 9, मंगलवार सुबह 9, बुधवार सुबह 9, बुधवार सुबह 9। लेकिन बुधवार में 4 घंटे और जुड़ेंगे तो बुधवार दोपहर 1, तो बुधवार दोपहर का 1 जाएगा, तो बुधवार में दोपहर का 1। लेकिन यहां पर क्या दिया है? एम दिया है, एम। लेकिन हमारा तो क्या जा रहा है? पीएम। चलो कोई नहीं, एक बार और चेक कर लेंगे। पूरा हमने सोल्व किया, 4 चौक 16, 33 हुआ, 4 ऊपर गया, तो ये हो गया आपका 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है 64। रविवार से बात ही सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, 24 पंजे 120, 120 तो घंटे वे हुए। और रात 9 बजे की बात है शुक्रवार, 132 बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो सारा ठीक है। 64 घंटे जोड़ूंगा, 24 24 48 48 और 12 60, 60 और 4 64, ठीक है। सुबह 9 से सोमवार सुबह 9, मंगलवार सुबह 9, मंगलवार सुबह 9। अब यहां गड़बड़ हुई है एक छोटी सी, जब रविवार से आप चलेंगे तो रविवार में 24 जोड़ा तो सोमवार सुबह 9, यहां हुआ मंगलवार सुबह 9। अब मंगलवार सुबह 9 में 12 जोड़ा तो मंगलवार रात 9, मंगलवार के रात के 9। फिर 4 घंटे जोड़ा तो रात का 1, और रात का 1 दिन बदल जाता है तो बुधवार 1 AM ये आएगा, ठीक है। ठीक है, तो जोड़ने में गड़बड़ी है, 24 जोड़ दिया था मैंने, इस वजह से गड़बड़ हुई, तो आंसर ये है। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इजी है लेकिन कैलकुलेटिव है। शॉर्ट ट्रिक जो जानता है वो कर लेगा, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, पर 1 मिनट के अंदर कर लोगे आप जब करोगे अपने लिए। और वैसे भी आंसर तो आ ही गया था भाई, बुधवार में मेरा आंसर आ रहा था, तो मैंने तो इसलिए चेक किया पूरा, क्योंकि अभी तो मुझे पूरा बताना है, वरना मैं तो दे के चला गया होता वही। देखो भाई, वो कहता है ये एक फिगर है, इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें बैठा है? गुणन की अनुमति नहीं, कोई एक ऑप्शन इसमें बैठा है। देखो ये वाला बैठा है सी, क्योंकि देखो ऑप्शन ए है, यहां तक ऑप्शन ए है, ये भी थोड़ा क्लियर कर लेना। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये अकेला ऑप्शन सी और ये डी है। तो जो सी है, सी वाला यहां साफ साफ दिख रहा है, ये रहा बीच वाली लाइन, ये रहा सी, तो सी इसका आंसर होगा। बाकी जो लगाया वो गलत। इसमें देखते हैं सीरीज। अब सीरीज में देखो भाई, छोटी छोटी चीजें पकड़ लो, ट्रायंगल ट्रायंगल प्लस प्लस, ट्रायंगल ट्रायंगल, सर्कल सर्कल, ट्रायंगल। पहले पे ट्रायंगल कुछ पता नहीं लगा, सब में ट्रायंगल है, ठीक है। चलो अगला पकड़ लो। अगर आप यहां देखो, ये टी यहां आया है टी यहां। अब अगर टी इसमें यहां आया है, लेकिन अगले वाले में तो ट्रायंगल नहीं है, तो नया फिगर पकड़ो कि नया सिंबल इसमें कहां आ रहा है। इसमें पूरे में नया सिंबल कौन है? स्क्वायर बीच में आया। इसमें नया सिंबल कौन है भाई? सर्कल नीचे आया। इसमें नया सिंबल एरो ऊपर आया। इसमें नया सिंबल पी नीचे, अब ऊपर आएगा। अब ऊपर नया सिंबल क्या? स्टार नया है, रिपीटेड है। पी नया है, पी नहीं जी रिपीटेड है। इक्वल नया है, हाँ नया है। तीसरी आंख शिव महाराज की नया है। सी भी रिपीटेड है, पहले में है। तो आंसर तो देखो 3 और 4 में से हो गया।
अब बचे हुए कुछ सिंबल, चलो ये देख लो, कॉर्नर, कॉर्नर वाला पकड़ लो। यहां देखो, यहां कॉर्नर में कौन आया है, एस एस स्टार स्टार, तो एरो एरो आएगा, तो एरो आएगा 3 हुआ। ठीक है, छोटी छोटी चीज पकड़ो। और अगर किसी में नया सिंबल जुड़ रहा है फिर तो नया। चलो तुक्का विधि बताता हूं, तुक्का विधि। तो तुक्का विधि क्या होती है, पहली प्लेस ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, कुछ नहीं पता लगा। सेकंड प्लेस स्टार, सिर्फ एक बार। पी, सिर्फ एक बार। आंख एक बार, कुछ पता नहीं लगा, सारे एक एक बार। तीसरी प्लेस देखो सर्कल, 2 बार, एक बार यहां एक बार यहां। लेकिन पी भी 2 बार आ गया तो मैच टाई हो गया, कुछ पता नहीं लगा। एरो, एरो एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, इस प्लेस पे 4 बार है तो ये कट गया। ठीक है, इसके बाद देखो आंख एक बार, सर्कल 3 बार, तो आंख कट गई। ठीक है, लास्ट प्लेस देखो, लास्ट प्लेस स्क्वायर, स्टार स्टार स्टार, सबसे ज्यादा स्टार है, सबसे ज्यादा स्टार है, लेकिन सारे स्टार बचे हैं। अब बचे हुए में से आंसर है, लेकिन मैच टाई हो चुका है क्योंकि मेरे सारे सिंबल खत्म हो चुके हैं। तो हिट एंड ट्रायल कभी कभी आंसर नहीं भी देता, ये मैंने बताया भी है। हिट एंड ट्रायल का आंसर दे देगा जहां दिमाग को भटकाने वाला क्वेश्चन आएगा ना, ज्यादा डिफिकल्ट, वहां दे देगा। लेकिन ये इजी था इसलिए नहीं दिया। देखो 11वां देखते हैं। 11वें में नया सिंबल देखो कहीं आ रहा है क्या, नया सिंबल अगर होगा ना तो नया सिंबल खेल पलटता है। पहले पकड़ लो, सी रिपीटेड, सब रिपीटेड, ये भी सर्कल भी रिपीटेड, प्लस रिपीटेड, एस रिपीटेड, स्टार, तो सारे रिपीटेड है, तो चीजें और आसान हो जाएगी, चीजें और आसान हो जाएगी। अब आप कहोगे सर कैसे, बस ये पकड़ लो, ये देखो यहां चला गया, पेयर टू पेयर कर लो, क्योंकि सी आ नहीं गया तो पेयर टू पेयर कर लो, प्लस यहां चला गया तो स्टार सेकंड नंबर पे। लो जी, गोली की स्पीड में आंसर आ गया। ठीक है, इजी वाले पर हिट एंड ट्रायल मत लगाओ क्योंकि वहां हिट एंड ट्रायल बहुत कम लगता है। नेक्स्ट देखो, अब देखो भाई नेक्स्ट में ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, तो ये इससे, चाबी बीच में, एस बीच में, इसी प्रकार हैज बीच में, लेकिन कुछ नहीं, सब में ही बीच में आ गया, कुछ पता नहीं लगा। ठीक है, अब हम यहां पर चलते हैं, ए से बी में कोई नया फिगर है क्या, ए से बी में, ए से बी में देखो यहां बॉटम पे नया है, इसी प्रकार सी से डी में ये नया है, इसी प्रकार नीचे यहां भी नया आएगा, ये रिपीटेड है, इक्वल रिपीटेड है, ए में यू जो रखा है। इसके बाद हेक्सागन नया है, ये भी नया है और ये भी नया है, ये सारे जो है नए हैं। अब चलो इसके बाद अलग तरीके से ढूंढते हैं, चीजों को पकड़ो। अब देखो ये सर्कल तो चला गया कहां, इस पोजीशन पे अगले में, और स्टार इस पोजीशन पे चला गया, सर्कल इस पे प्लस इस पे चला गया, तो सर्कल यहां और ये यहां, तो सर्कल यहां मिलेगा और ये यहां एज इट इज, तो सर्कल यहां पहले में गलत क्योंकि ये एज इट इज नहीं आया। दूसरा सर्कल और ये मैच हो रहा है, तीसरा ये भी मैच हो रहा है। अब देखो ऊपर का कॉर्नर वाला देख लो, कॉर्नर वाले अलग अलग है, तो यहां सी कहां से आया है, इस पे सी, यहां पे सी नया फिगर है, यूजेबल नहीं है, यहां पे डॉट नया है तो यहां भी नया ही आएगा। अब नया ही आएगा तो आप ही बताइए, ये तो यूजेबल है तो नया आएगा तो 4, तो ऐसे चीजों को पकड़ सकते हो। ठीक है, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपका। इसमें देखो 6, 1 2 3, 3 बार एक जैसा, फिर पलट गया, पलट गया। अब इसके बाद देखो 1 और 1 2 बार, फिर पलट गया, लेकिन 1 2 3, 3 बार एक जैसा, एरो 1 2 पलट गया, 1 2 2 बार एक जैसा। तो यहां से एक चीज पता लग रही है, एरो का तो पता लग गया, एरो 1 2 2 बार ऊपर को, 1 2 2 बार नीचे को, अब ऊपर को ही आएगा एरो, जहां भी आएगा सब में एरो ऊपर को है, कुछ नहीं पता लगा। 6 का पता लग गया था, 3 बार एक जैसा था 6, देखो 3 बार एक जैसा था, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार ऐसा ही रहेगा इसी टाइप में, तो इसी टाइप में रहेगा, ये गलत ये गलत, ये हो सकते हैं। अब इसके बाद ये एस पकड़ो, उल्टा एस 2 बार, फिर उसके बाद 3 बार एक जैसा, तो उल्टा एस भी 3 बार एक जैसा है, फिर पलट रहा है, तो 3 बार एक जैसा सीधा, तो अब उल्टा आएगा, अब उल्टा आएगा तो सीधे वाला गलत, तो आंसर क्या हुआ, 3 हुआ। ये हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा, इसको करके देख लेना क्योंकि थोड़ा पेचीदा था। लास्ट क्वेश्चन, फुल पत्ती वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है। व्हाइट को पकड़ लो, व्हाइट 45 एंटी किलो घूमी, देखो व्हाइट पहले यहां आई 45 एंटी किलो घूमी, ध्यान से देखना, यहां से यहां 45, वहां 180, फिर 45, फिर 180, तो फिर 45 व्हाइट यहां आएगी, तो यहां व्हाइट भाई किस में है, एक में ही है, लो गोली की स्पीड में आंसर। तो ये आपका था, और ये लेवल जो था ना, बिल्कुल यही लेवल एग्जाम का रहता है, 1% भी ऊपर नीचे नहीं रहेगा। और अगर आपसे क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं तो भाई दिक्कत है, आपने मेहनत ही नहीं की है। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन करके भी आएंगे और सिलेक्शन भी लेंगे, वैकेंसी खाली नहीं जाएगी, वैकेंसी भरेगी, सिलेक्शन भी होगा, बच्चे ही जाएंगे, आप जैसे ही जाएंगे। बस जो नालायक है ना, जो पढ़े नहीं, वो रोते रह जाएंगे, रोना रोएंगे बैठ के, और पढ़ने वाला सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है, तो बस जय हिंद जय भारत।
देखिएगा आपका ऑल इंडिया मॉक 4 का सॉल्यूशन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिएक्टर स्केल यूज्ड टू मेजर। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है इंटेंसिटी मापने, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। लेकिन जबकि मर्केली स्केल भी भूकंप से संबंधित है, लेकिन किसे मापने के लिए किया जाता है? भूकंप कि यहाँ पर कितनी हानि, भूकंप से कितनी हानि हुई है उसके लिए मर्केली स्केल। वायु की आर्द्रता दी है तो ये होता है आपका, इसे मापने के लिए यूज किया जाता है हाइग्रोमीटर। क्या यूज किया जाता है? हाइग्रोमीटर, METER, METER, हाइग्रोमीटर। वायु का वेग मापने के लिए यूज किया जाता है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद तरल का घनत्व, तरल का घनत्व मापा जाता है किससे? हाइड्रोमीटर। क्या होता है? हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। आंसर क्या गया? सी, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्ड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। देखिएगा हुआ क्या था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ। इससे पहले यहां पर कौन से वर्ड नहीं जोड़े गए थे? इसके थ्रू 3 वर्ड जोड़े गए। कौन से वर्ड जोड़े गए? एक तो जोड़ा गया सेक्युलर, एक जोड़ा गया सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, और एक जोड़ा गया आपका इंटीग्रिटी। क्या जोड़ा गया? इंटीग्रिटी जोड़ा गया। तो इससे पहले पूछा गया, यानी कि 75 में कौन सा नहीं था? फ्रेटर्निटी, सोवरेनिटी, इक्वालिटी, तीनों थे। नहीं था कौन सा? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कब आया? 1976 में। आंसर क्या जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर डिड द कलिंग वॉर टेक प्लेस। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? मगध साम्राज्य से। कौन थे आपके यहाँ पर? मौर्य साम्राज्य से अशोक, मगध से नहीं अशोक। और इधर आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में कलिंग से थे कौन? इनका नाम था अनंत पद्मनाभन। कौन थे? अनंत पद्मनाभन, पद्मनाभन इनका नाम था। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? ए इज द करेक्ट आंसर, 261 BC। इसके बाद अशोक ने क्या कर लिया था? धम्म की नीति अपनाई, धम्म की नीति अपनाई। धम्म क्या था? धर्म था। बुद्ध धर्म को अपनाया। किस, कौन से धर्म को अपनाया? इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने लगभग कितने स्तूपों का निर्माण करवाया? लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करा। कितने? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच विच वाज द डिक्लाइनिंग सिटी पोर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता का पतन नगर, बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का यहाँ पर बंदरगाह पूछा गया है, कहां पर था? सिंधु सभ्यता का नगर कौन सा? बंदरगाह नगर, पतन नगर कौन सा था? लोथल। लोथल कहाँ है? लोथल है आपका गुजरात में। गुजरात में समुद्र की सीमा लगती है तो गुजरात में होगा। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ये साइट है कहाँ थी? रोपड़, रोपड़ वाली साइट। प्रेजेंट में इसे क्या कहा जाता है? रूपनगर कहा जाता है। कहाँ है? ये आपका पंजाब। ये कहाँ है? पंजाब में। उसके बाद मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो कहाँ है? सिंध में है। कहाँ है? सिंध प्रांत में है, यानी कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। आंसर क्या आ गया? बी, लोथल, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है? यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य के शरीर में इंक्रीज हो जाती है और वो क्या करती है? ब्लड फ्लो को कम कर देती है, या ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और फिर किस पे प्रॉब्लम आती है? हार्ट में हृदयाघात होता है। तो इसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। शर्करा की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? ये रोग होता है आपका मधुमेह। कौन सा रोग? मधुमेह रोग। यूरिया, यूरिया की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? यहां पर यूरिया की, यूरिक एसिड बढ़ता है। क्या बढ़ता है? यूरिक एसिड बढ़ता है। प्रोटीन, अधिक प्रोटीन की अधिकता से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। और यूरिक एसिड बढ़ने से फिर क्या होता है? गठिया रोग होता है। कौन सा रोग? गठिया रोग होता है। गठिया बाय होती है। आंसर क्या जाएगा? सी, कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? विच कलर स्कैटर्ड द मोस्ट इन सनलाइट। तो सबसे अधिक कहां होता है? देखिएगा, ये होता है आपका
ये जो आपकी इंफ्रारेड से पहले कौन सी विजिबल रेज होती है, इनको बांटा जाता है कितने रंगों में? विबग्योर में बांटा जाता है। GYOR, कितने रंग हुए ये? 3 और 4, 7 रंगों में विभाजित होता है। और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? वॉयलेट। क्या होता है? वॉयलेट। और वॉयलेट को ही क्या कहा जाता है? पर्पल। क्या कहा जाता है? पर्पल कहा जाता है। इसका यह नाम क्या होगा? इसी का नाम हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा? बैंगनी कलर। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन इसका। उसके बाद फिर इंडिगो। कौन सा? इंडिगो। उसके बाद फिर ब्लू। ब्लू के बाद फिर ग्रीन। उसके बाद फिर ग्रीन। उसके बाद फिर येलो। और उसके बाद फिर ऑरेंज। ऑरेंज। उसके बाद फिर यहां पर रेड। और अगर नेचुरल कलर की बात की जाए, नेचुरल कलर कौन सा होता है? नेचुरल कलर कौन से होते हैं? इन्हें कहा जाता है आपका RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसे नेचुरल कलर के रूप में जाना जाता है। आंसर जाएगा आपका C, पर्पल। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ओनम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओनम किस राज्य का है? केरल का प्रमुख त्योहार है। केरल का प्रमुख त्योहार। आंसर क्या? सी, आंध्र प्रदेश में ये इसी टाइप से फसलों का उत्सव कौन सा मनाया जाता है? ये एक प्रकार का फसलों का त्योहार है। यहाँ पर उगादी मनाया जाता है। क्या है? उगादी। उसके बाद तमिलनाडु की बात की जाए, यहाँ पर फसलों का त्योहार कौन सा है? यहाँ पर फसलों का त्योहार पोंगल। आंसर बी इज द करेक्ट, केरल। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की राजधानी और मुद्रा क्या है? व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ अर्जेंटीना? तो यहां पर सबसे पहले लिखा है आपका वियना और यूरो। वियना और यूरो ये कहां की है? ये आपकी ऑस्ट्रिया। कहां की है? ऑस्ट्रिया से संबंधित है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। उसके बाद लिखा ब्यूनोस अरीज एंड पीसो। ये है आपका कहां? अर्जेंटीना की कैपिटल। और ये है आपकी अर्जेंटीना की, यहां पर इसे कहा जाता है अर्जेंटीना की करेंसी। उसके बाद थिम्पू और नगुल ट्रम। थिम्पू और नगुल ट्रम किसकी है? ये है भूटान। भूटान की है थिम्पू और नगुल ट्रम। उसके बाद सेंटो डोमिनिको, डोमिनिकन पीसो, ये कहां की है? ये है आपका डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन, डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री से संबंधित है। आंसर क्या आ गया? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ सिक्किम? सिक्किम, वर्तमान में सिक्किम के गवर्नर कौन है? ये है आपका श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। उसके बाद डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, ये कहां के है? ये है तमिलनाडु। ये प्रेजेंट में कहां के है गवर्नर? तमिलनाडु के। श्री रमेश बैस, श्री रमेश बैस प्रेजेंट में कहां के है? ये है महाराष्ट्र के। ये महाराष्ट्र के गवर्नर है। उसके बाद फिर श्री ला गणेशन, श्री ला गणेशन ने शपथ ली 2024 में, कहां के गवर्नर? ये नागालैंड। कहां के है? ये नागालैंड के है। आंसर क्या गया? ए, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो मोहिनी अट्टम क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। कहां का है? केरल का। क्या है? शास्त्रीय नृत्य। कैसा नृत्य? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य है। कहां का है? केरल का है। उसके बाद फिर ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का है कथक। उत्तर प्रदेश का कथक। तेलंगाना, तेलंगाना का यहां पर मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नहीं, सॉरी, वो ये है आपका भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। यहां पर क्या लिखा है आपका? मोहिनी अट्टम। किससे? केरल से। केरल का एक और है केरल से संबंधित, जिसे कहा जाता है कथकली। क्या कहा जाता है? कथकली, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है कथकली। कथकली या फिर कथकली। आंसर क्या जाएगा? डी, केरला। जय हिंद साथियों, मॉक नंबर 4 ऑल इंडिया लेवल पर जो आपका मॉक चल रहा है, उसके फिजिक्स के सेक्शन के सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं सवालों के सही जवाब क्या क्या होंगे। तो पहला सवाल आपको दिया गया है कि एक फोर्स 5 + 3x न्यूटन किसी बॉडी पर लगाया जाता है जिस बॉडी का मास कितना है? 20 kg है, और अलोंग द एक्स एक्सिस लगाया जाता है
और ये x इज इक्वल टू 2 मीटर से x इज इक्वल टू 6 मीटर तक विस्थापित हो जाता है, तो आपको बताना है कि वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा। देखिए यहाँ पर जो बल है वो x पर निर्भर कर रहा है, तो ये एक वेरिएबल फोर्स है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक विस्थापित किया है, उसको 2 मीटर से 6 मीटर तक विस्थापित किया है। तो आप इस पूरे इंटीग्रेशन को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा एफ डी एक्स 2 से 6, और f की वैल्यू है 5 प्लस 3x, इंटीग्रेशन करेंगे 5 का हो जाएगा 5x, 3x का हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2, 2 से 6 लिमिट लगाएंगे। पहले हम 6 रखेंगे तो 6 पंजे 30, यहाँ रखेंगे 6, 6 36 गुणा 3/2, फिर 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ 2 रखेंगे 2 दूनी 4 3 12/2। सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 68 जूल। तो 68 जूल आपका सही आंसर आ रहा है, 68 जूल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलेंगे अगले सवाल की ओर और बढ़ के देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि y दिशा में चलने के लिए बाध्य एक पिंड पर एक बल लगाया जाता है F इज इक्वल टू 2i प्लस 15j प्लस 6k न्यूटन। तो कह रहा है कि इस बल द्वारा y अक्ष के अनुदिश 10 मीटर की दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो आप देखिए y दिशा में कितना न्यूटन बल लग रहा है, 15 न्यूटन। तो y दिशा में कार्य कितना होगा, y दिशा में बल गुणा गया विस्थापन। तो कितना विस्थापन है 10 और बल कितना है 15, तो 15 गुणा 10 कितना 150, यानी कि 150 जूल आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, 150 जूल होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सा सवाल है। क्या है सवाल, कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव अलोंग द साइड ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी और सी डी के अनुदिश चलता है ऑफ अ स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड कितनी है 25 मीटर है, विद अ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी इसकी बतानी है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर आप बताना चाहेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए जब पार्टिकल आपका यहां से यहां आया, जब पार्टिकल आपका यहां से लास्ट में यहां पहुंचा, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका एडी हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका 25, तो डिस्प्लेसमेंट को 25 लिख लेते हैं। टाइम देखिए वो यहां से यहां गया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर, तो ये डिस्टेंस कितनी है 25, तो 25, और स्पीड कितनी थी उसकी, कितनी स्पीड से चला वो 15 मीटर, तो 25/15, और फिर वापस से 25/15, फिर 25/15, तो 3 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, तो 5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन का उत्तर कितना आ रहा है आपका 5 मीटर पर सेकंड। एक दफा और देख सकते हैं आप, इसमें हमने समय कैसे निकाला। समय जो हमने निकाला, पहले ए से बी तक का समय निकाला, फिर हमने निकाला बी से सी तक का समय, और फिर निकाला हमने, प्लस करते रहेंगे इनको, फिर निकाला हमने सी से डी तक का समय। ठीक है, तो अब आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये दूरी कितनी थी आपकी 25 थी, ठीक है, चाल कितना था 15, तो और फिर ये दूरी वापस से 25, फिर 25, तो इसको 3 से गुणा कर दिया, तो 3 पंजे 15 और 5 पंजे कितना 25, तो 5 सेकंड का टाइम आएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 25 है, 25/5 करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल ओके है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी की टाइम डिपेंडेंस दिखाई गई है, समय पर निर्भरता। क्या दिखाया है, P बराबर P नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर यहां पर दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है, जो है अल्फा के बारे में पूछा गया है कि ये क्या है, ये एक विमाहीन राशि है या फिर इसका विमा टी स्क्वायर है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ई के ऊपर जो कुछ है, ये अल्फा टी स्क्वायर, ये पूरा डायमेंशन लेस होगा, ये पूरा विमाहीन होगा। अगर ये विमाहीन है, अगर ये विमाहीन है, तो जो अल्फा की डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, वो 1/t² के बराबर होगी, क्योंकि तभी तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो यानी कि ये होगा t की पावर -2। तो सही आंसर देखिए कौन सा होगा कि अल्फा की जो वीमा है वो t की पावर -2 के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, और अच्छा क्वेश्चन है। जब एक सड़क सूखी है तो घर्षण गुणांक म्यू है। एक वृत्तीय पथ पर एक कार की अधिकतम चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। अगर सड़क गीली हो जाती है तो म्यू जो है म्यू/2 हो जाता है। तो सुरक्षित अधिकतम चाल क्या होगी, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि जब ड्राई रोड है तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां म्यू है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार पूछा गया है, ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड उस समय 10 है, तो अगर म्यू जो है म्यू बटे 2 हो जाए, यहां पर देखिए म्यू डैश कितना हो जाए, म्यू बटे 2 हो जाए, तो पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम स्पीड पर क्या असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों आपको पता है कि वी मैक्स क्या होता है, वी मैक्स होता है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या, रूट म्यू आर जी, ठीक है। अब आप साफ साफ देखें यहां पर कि भाई आपने म्यू को म्यू बटे 2 कर दिया, तो अब मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी, अब मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी आपकी म्यू आर जी, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। तो पहले इसकी वैल्यू 10 हुआ करती थी, पहले इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी, पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम स्पीड आपकी 10 हुआ करती थी, अब बटे कितना, रूट 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 रूट 2, और नीचे जो है 2 कर देंगे, 2 से कटेगा 5, तो 5 रूट 2 आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा आपका, 5 रूट 2। तो अब आप देखिए यहां पर 5 रूट 2, ये देखिए 5 रूट 2, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 5 रूट 2। सो 5 रूट 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि आइडेंटिटी, ठीक है, द फॉल्स स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करना है आपको, फॉल्स स्टेटमेंट, गलत कथन का चुनाव करना है, गलत कथन का चुनाव करना है आपको। तो कह रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज नॉट इंडिपेंडेंट टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड्स इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, कार्य ऊर्जा पर में सभी जड़त्व फ्रेम पर लागू होती है, ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओवर अ क्लोज पाथ इज जीरो। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखिए जो फ्रिक्शन है ना आपका, जो फ्रिक्शन है वो क्या है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है दोस्तों। कैसा फोर्स है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। अगर ये कंजर्वेटिव होता तो आप कह सकते थे कि क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होगा, ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। तो आपको बताना था फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है, विच वन इज फॉल्स स्टेटमेंट, गलत फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना था, गलत कथन का चुनाव करना था। तो गलत कथन आपका कौन सा है, सी आपका गलत कथन है। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि गैलीलियो लिखते हैं कि 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा कोणों पर प्रक्षेपित प्रक्षेप्य की क्षैतिज परासों का अनुपात क्या होगा। सुनिए देखिए 45 प्लस थीटा की अगर आप बात कर रहे हैं और दूसरा आपका 45 माइनस थीटा है, तो इनका योग अगर आप करेंगे तो ये 90 होगा। तो यानी कि दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। तो पूरक कोणों पर हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर होते हैं तो पूरक कोणों के लिए क्या होता है, रेंज सेम होती है, रेंज सेम होती है, यानी कि परास समान होता है। तो अनुपात कितना होगा, 1:1 होगा। तो सवाल का जवाब होगा 1:1। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक होलो मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसको इस तरीके से आवेशित किया जाता है कि पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखो गोले के लिए आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई गोला है, ये गोला ले लेते हैं, तो गोले के लिए आपको याद रखना है कि जितना जितना इनसाइड होता है पोटेंशियल उतना ही सरफेस पर होता है, जितना इनसाइड होता है उतना ही सरफेस पर। अगर आप ग्राफ बना रहे हैं वी के और आर के बीच में, तो ये ग्राफ इस तरह से होता है, सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा और फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वी किसके, आर के। तो आपको बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि सतह पर विभव 10 वोल्ट है, तो गोले के केंद्र पर भी विभव कितना होगा, गोले के केंद्र पर भी विभव 10 वोल्ट ही रहने वाला है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में अपनी धुरी के साथ रखा गया विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो बल आघूर्ण तो 0 नहीं होगा, लेकिन बल जो है 0 होगा। तो क्या आंसर आएगा, अ फोर्स बट नो टॉर्क, ये गलत हो गया, अ टॉर्क बट नो फोर्स। जी हाँ, यही वाला जो है आंसर आपका सही होगा कि एक बल आघूर्ण होगा लेकिन बल नहीं होगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन एक्सट्रीमली शॉर्ट डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट इज प्रोपोर्शनल टू।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला गया है किसी भी डाइपोल के लिए। तो डाइपोल क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो एनी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो डाइपोल के लिए जो विभव होता है वो विद कर्मानुपाती होता है आर स्क्वायर के। तो यानी कि ये आंसर आ जाएगा आपका 1/r स्क्वायर। चलिए अगले सवाल पर आइए। कह रहे कि त्रिज्या r के एक धात्विक गोलाकार गोले पर आवेश माइनस क्यू इस प्रकार से वितरित है कि शेल के केंद्र पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा गया है। चित्र में दिखाया गया है कि कौन सा ग्राफ शेल के केंद्र से r दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र E की भिन्नता को दर्शाता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात देखिए, एक मेटेलिक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस r है, ठीक है। तो एक मेटेलिक स्फेरिकल शेल बना लेते हैं सबसे पहले। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, मेटेलिक स्फेरिकल शेल हो गया। ये देखिए अब क्या कह रहे हैं कि इस पर जो है माइनस क्यू चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो माइनस क्यू चार्ज आपने इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये माइनस क्यू चार्ज आपने इसको यहां दे दिया, माइनस क्यू चार्ज दे दिया। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, अब आपसे कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि विच ग्राफ शोज रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर r के साथ बताना है कि आपको कौन सा ग्राफ सही है। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछा गया है, तो यहां पर आपने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ये प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अगर मैं यहां गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, यहां अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूं, ठीक है, तो गॉसियन सरफेस बनाता हूं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आज जीरो नहीं होगी। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस के आर स्क्वायर के साथ डिपेंड करेगी। जब मैं सरफेस पर आ जाऊंगा, जब मैं सतह पर आ जाऊंगा, यहां पर आ जाऊंगा, तो सतह पर देखूंगा तो मैं मान लीजिए कोई पॉइंट मैं बाहर ले लेता हूं, तो यहां पर अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस बनाता हूं इस तरह से, तो इसके अंदर टोटल जो चार्ज होगा वो आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू टोटल क्या हो जाएगा आपका। टोटल में अगर आप देखेंगे तो ये एक प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू। ये नहीं बोला गया कि दोनों बराबर हैं, ये नहीं बोला गया है कि अच्छा दोनों बराबर हैं, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। तो ये माइनस कैपिटल क्यू, ये प्लस क्यू, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो जैसे जैसे मैं निकलूंगा तो वेरिएशन कैसे होगा, सेंटर पर अगर हम देखेंगे तो सेंटर पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा यहाँ पर, ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम तो ऐसे आएगा। और जैसे ही मैं सेंटर पर जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा, ड्रॉप्स हो जाएगा और जीरो की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि जब हम लोग यहां से यहां पर आ रहे हैं तो बाहर अगर हम देखेंगे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो अंदर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो बाहर जाने पर जैसे ही मैं सतह से बाहर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो की तरफ बढ़ेगी। तो सही आंसर देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सही आंसर की तलाश अगर हम करना चाहें तो सही आंसर की तलाश ये होगी, ये वाला जो है आंसर आपका सही होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, ड्रॉप्स टू जीरो, फिर आगे की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक धात्विक ठोस गोले को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। चित्र में बल की रेखा किस पथ का अनुसरण करेंगी। कह रहा है कि अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर, एक मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है, उसको रखा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। विच पाथ विल द लाइन ऑफ द फोर्स फॉलो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर की जो सतह होती है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। कैसी सरफेस होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, यानी कि एक समविभव पृष्ठ होती है। तो समविभव पृष्ठ होती है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होंगी, सतह के लंबवत होंगी और अंदर से होकर नहीं जाएंगी, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो नंबर 1 गलत, नंबर 2 गलत, नंबर 3 गलत, नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, डी होगा, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। चित्र में एक परिपथ आपको दिखाया गया है और आपको बताना है कि आई धारा का मान क्या होगा। तो यहां पर किरचॉफ का पहला नियम लगाना पड़ेगा। 2 और 2 4 एम्पियर यहां हो जाएगा। ये 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर जाएगा तो 3 एम्पियर इधर हो गया। अब ये 3 एम्पियर में से 1.3 उधर गया तो यहां कितना बचा, 3 में से माइनस कर दो कितना, 1.3। तो ये हो जाएगा आपका 7 और 2 में से गया 1.7 एम्पियर, आपका आंसर आएगा 1.7 एम्पियर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अब आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
नीदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल देन इट्स पाथ विल बी। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ना तो लंबवत ना ही समानांतर रूप से प्रवेश करता है, तो आपसे पूछ रहा है तो इसका पथ कैसा होगा। जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन लेस देन 90। तो इस कंडीशन में कैसा पथ बनता है हम सभी को पता है, हेलिकल बनता है, कुंडली नुमा या सर्पिला आकार आप कह सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र एवं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित क्षेत्र में समान दिशा के अनुदिश कार्यरत है। यदि एक इलेक्ट्रॉन निश्चित वेग से क्षेत्रों की दिशा के अनुदिश प्रक्षेपित किया जाता है तो क्या होगा। A uniform electric field and a uniform magnetic field are acting along the same direction। ठीक है जी, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम कर रही है। चलिए आगे देखिए क्या बोला है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इसी दिशा में फेंक दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज को इसी दिशा में फेंक दिया जाए। देखिए ध्यान से समझिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाएगा। क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे काम करेगा और मैग्नेटिक फोर्स यहां 0 हो जाएगा। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर कोई कण गतिमान है तो उस पर कोई बल नहीं लगता। ऑप्शन पढ़ते हैं। इट विल टर्न्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, नहीं। इट विल टर्न टुवर्ड्स द राइट, नहीं। इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीजेस, नहीं। इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीजेस। ये आंसर सही होगा क्योंकि आप ऐसे फेंक रहे हैं, बल उस पर ऐसे लग रहा है, तो यहां पर मंदन की स्थिति है, तो आंसर होगा आपका डी। इसका वेग क्या होगा, घटेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का आयाम 4 सेंटीमीटर है। संतुलन की स्थिति में कितने विस्थापन पर उसकी ऊर्जा आधी गतिज और आधी स्थितिज होगी। मतलब आधी तो गतिज होनी चाहिए, आधी स्थितिज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों बराबर है। क्योंकि आधी काइनेटिक है आधी पोटेंशियल है, दोनों को जोड़कर टोटल हो जाएगा। ठीक है जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैंसिल कर दीजिए फटाफट इसको जरा। ठीक है, कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, a इज इक्वल टू √2x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a बाई √2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, तो 4/√2 यानी कि इसको लिख सकते हैं 2√2 आ जाएगा, 2√2। तो 2√2 सेंटीमीटर देखिए ये रहा, डी आपका आंसर आ गया, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। एक तरंग आपको दिया गया है, ये देखिए तरंग आपको दिया y इज इक्वल टू कितना 5 और ये दिया है साइन 4 पाई टी प्लस √3 कॉस 4 पाई टी आपको दिया गया है। कह रहा है कि इसका आयाम बताइए। तो आयाम इसका तभी हम निकाल पाएंगे जब हम यहां पर इसको सिंगल कॉस और सिंगल साइन बनाएंगे। तो y इज इक्वल टू 5/2 मैं लिख रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर 10 लिख देता हूं, अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 1/2 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो साइन 4 पाई टी और ये कितना हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा कॉस 4 पाई टी। अच्छा, कॉस में अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं, कॉस में अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो ये साइन 4 पाई टी, ये कॉस 60 की वैल्यू है तो ये हो जाएगा कॉस 60 और ये साइन 30 की वैल्यू है तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये साइन 60 की वैल्यू, सॉरी ये साइन 60 की वैल्यू है। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा 10, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो 4 पाई टी प्लस 60, तो ये सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका आयाम पूछा गया, तो आयाम कितना होगा 10, तो आयाम होगा आपका 10। देखिए आपको ये वाला करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया है एग्जाम में आप डायरेक्ट एक फैक्टर देख लीजिए कि सिंगल साइन और कॉस कैसे बनेगा, वहां से भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार्नो इंजन के बारे में बात की गई है। एक कार्नो इंजन 627 डिग्री पर एक स्रोत से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री पर सिंक को ऊष्मा दे देता है, तो इसकी दक्षता कितनी होगी। सो ईटा बराबर होता है 1 - T2/T1,
तो केल्विन में चेंज करना है पहले। तो T2 देखो कितना है 27 डिग्री, तो 300 हो जाएगा केल्विन में। ठीक है, इसको जोड़ो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 700 और प्लस जो है ये 627 है, 627 में जोड़ो 273। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका ये 900। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 900। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। तो ये बन जाएगा आपका कितना 2/3। 2/3 कहां पर देख रहे हैं, ये देखिए 2/3 आंसर होगा आपका सी। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। Which property of the system does not change in adiabatic process? देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है रुद्धोष्म। तो रुद्धोष्म में बाहर से ना तो कोई ऊष्मा अंदर आती है, ना ही अंदर से कोई ऊष्मा बाहर जाती है। तो क्या चीज नहीं बदलती, टोटल अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा की कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोले ठंडे हो रहे हैं। इनका तापमान क्रमशः 127 और 527 है। एक ही समय पर उनके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। फॉर्मूला लगाएंगे E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। सो E1 बटे E2। पहले टेम्परेचर कितना है 127 है, तो 127 में आप 273 जोड़ेंगे तो ये 400 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 400। 527 में 273 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा 527 में आप 273 जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 800 की पावर कितनी है आपकी 4। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। सो 1/16 आपका आंसर आएगा 1/16। तो 1/16 लगभग आप बताइए। ठीक है, 1/16 को लगभग आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं यहां पर 0.0 फिर 0 लगाएंगे 0.0। अब आप देखेंगे यहां पर कितना बन गया आपका जो है। ठीक है, यहां पर आपका 100 बन गया है। तो 1/16 आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100/16। तो 50 बाई कितना आपका हो गया, 50 बाई हो गया आपका कितना 8। ठीक है, 25 बाई कितना हो जाएगा 4, 4 छिका 24, तो 6 टाइम्स लगभग ये आ जाएगा। या 90 16 छिका अभी वो भी कर सकते थे। तो चलो कोई बात नहीं, तो आंसर आ रहा है 0.06 आपका आंसर आ रहा है। चलो कैलकुलेशन जो है गलत ना हो इसलिए रीचेक करना जरूरी है। दो तरल बूंदों का व्यास 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है, तो उनके अंदर दबाव की अधिकता का अनुपात क्या होगा। दो लिक्विड ड्रॉप बोले गए हैं, तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है 2T/R होता है। तो यहां लिख लेंगे हम लोग P1/P2 इज इक्वल टू R2/R1 हो जाएगा। तो क्या क्या है, जो अनुपात व्यास का होगा वही अनुपात त्रिज्या का होगा। तो 1.5 और 1 सेंटीमीटर, तो 1.5 का मतलब है 3/2 लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, 3/2 लिख सकते हैं, तो आंसर आएगा 3:2। तो ये आपका सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। If the resultant of all the external forces acting on a system of particle is 0, कह रहा है कि अगर कार्य करने वाले सभी बलों का सम एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम क्या होगा dp/dt क्या होगा 0 होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा। यानी कि यहां संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। तो सवाल का आंसर होगा ए। अगले सवाल पर आते हैं। यदि इकाई सदिश ए और बी दिए गए हैं और थीटा कोण पर झुके हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अच्छा जी, ठीक है, तो आपको बताना है मॉड ए कैप माइनस बी कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा अंडर द रूट, ये हो जाएगा मॉड ए कैप का स्क्वायर प्लस मॉड बी कैप का स्क्वायर, माइनस लगा है तो 2 मॉड ए मॉड बी, और यहां आ जाएगा आपका कॉस थीटा। तो ये यूनिट वेक्टर है तो ये हो जाएगा 1 + 1 - 2 कॉस थीटा। तो ये कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2 - 2 कॉस थीटा। 2 को बाहर निकाल देंगे तो √2, अंदर बचेगा 1 - कॉस थीटा। 1 - कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर θ/2, 2 sin स्क्वायर θ/2 लिख सकते हैं। तो यानी कि इसको बाहर ले जाएंगे तो √2 हो जाएगा, 2 sin θ/2 आ जाएगा आपका। 2 sin θ/2 किधर देख रहे हैं आप, 2 sin θ/2 ये देखिए ए ऑप्शन में देख रहे हैं,
तो ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि x और a दूरी के लिए हो तो किस मान के लिए दिया गया समीकरण सही होगा, n के किस मान के लिए। ठीक है, तो n के यहां n के किस मान के लिए दिया गया समीकरण सही होगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि ये दूरी है तो इसका डायमेंशन क्या होगा एल स्क्वायर, अगर ये दूरी है तो यहाँ l की पावर n, तो दोनों को अगर आप माइनस कर रहे हैं तो n भी 2 होना चाहिए। तो सही जवाब क्या होगा कि n भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए, एक मछली जल के अंदर से तालाब के किनारे पर खड़े आदमी को तिरछा देखती है। ठीक है, तो आदमी कैसे दिखाई देगा। तो अंदर से अगर बाहर देखेंगे तो हमेशा आपको ज्यादा ही दिखाई देगा। तो लॉन्गर देन योर हाइट, ठीक है, शॉर्टर देन योर हाइट, नहीं, आंसर होगा लॉन्गर देन, अपनी लंबाई से ज्यादा ही दिखाई देगा। ठीक है, अपनी लंबाई से ज्यादा ही दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं एयरफोर्स मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या था। तो पहला क्वेश्चन था द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना। प्यारे बच्चे, जब भी कोई एक इक्वेशन किन्हीं 2 पॉइंट से होकर जा रही होती है, पॉइंट दिया गया है -1 से 4 एंड 5 से लेकर -3, तो दिस इज x1y1 एंड दिस इज x2y2। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है y माइनस y1, y1 का वैल्यू 4 है, बराबर यहां पर स्लो y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना है -3 -y1 4 हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो यहां पर +1 हो जाएगा, और x माइनस x1, यानी कि इस तरह से मुझे दिखाई देगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 और 1 6 हो जाएगा, यहां पर जाएगा 6y माइनस के 6 चौक 24 और इज इक्वल टू माइनस का 7 है, तो माइनस का 7x और वहां जाके -7 मेरे पास बन जाएगा। 7x इधर लेके आ सकते हैं, हमारे पास 7x इधर हो जाएगा हमारे पास, तो कितना बन जाएगा ये मेरे पास, दैट विल बी 7x प्लस के 6y एंड वहां -7 है, बराबर में चला जाएगा 24 मेरे पास यहां हो जाएगा। तो इसको हम देख सकते हैं, दिस इज 7x प्लस के 6y इज इक्वल टू 17। और ऐसा मुझे ऑप्शंस कहां दिखाई दे रहा है, क्या ऑप्शन नंबर ए सेम एज इट इज है, 7x प्लस के 6y इज इक्वल टू 17, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बी क्वेश्चन आपके पास था, 3 आंसर आ रहा होगा। इसने कहा कि हमारे पास ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हमारे पास दिया गया है। इसका कितना एरिया दे रखा है, 9। एरिया 9 है, तो एरिया बराबर 9 इज इक्वल टू 1/2, 2 मैं यहां ले आया, यहां क्या करेंगे x1 के साथ y2 माइनस y1, y2 माइनस y3 सॉरी, y2 माइनस y3 एंड प्लस के x2 कितना 3 है, यहां कितना करेंगे y3 माइनस y1 0 है एंड प्लस के x3, 0 के मल्टीप्लाई में सब 0 आएंगे, उसको छोड़ सकते हैं। यहां से कितना आया 18 बराबर माइनस माइनस प्लस का 3 के एंड प्लस का 3 के, यहां से बन गया मेरे पास 6 के, यहां पर 18 है, 3 से कटेगा 6 से कटेगा 3 बार 6 18, के का वैल्यू मेरे बच्चे 3 निकल के आ जाएगा, तो बी इसका सही जवाब हो जाना था। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा था इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इस इक्वेशन की बात करते हैं 2x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मेरे पास आ जाएगा। 6 का डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 6 एंड 3y स्क्वायर डिवाइड बाय 6 बराबर 1। 2 से कटेगा 3 टाइम्स, 3 से कटेगा 2 टाइम्स, इस तरह से मेरे पास ये कट गई। तो दैट इज x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस के y स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बराबर 1। और ये स्पष्ट है, ये एकदम सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है भैया, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। सर्कल की इक्वेशन ऐसी नहीं होती, पैराबोला की ऐसी नहीं होती, इलिप्स की ऐसी नहीं होती, इलिप्स में प्लस होता है यहां पर, है कि नहीं है। तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही थी। देखो यहां पर डिटर्मिनेंट भी दिया गया है और कॉम्प्लेक्स की फॉर्म भी दी गई है। इसका मतलब होगा कि मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करूंगा 6i के रेस्पेक्ट में, ये कैंसिल, यहां से बनेगा 3 और आई स्क्वायर यानी कि माइनस का 3 बनेगा, माइनस का 3 बन जा 3 तो प्लस का 3 मेरे पास ये बन जाएगा। फिर माइनस लेते हैं, पर यहां माइनस का ऑलरेडी है तो प्लस का 3i, इसके रेस्पेक्ट में ये कैंसिल, 4 का मल्टीप्लाई i से करेंगे 4i हो जाएगा एंड 20 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे माइनस का 20, पर माइनस पहले से रहता है तो प्लस का 20 मेरे पास निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे +1,
तो प्लस 1 के रेस्पेक्ट में हम देख सकते हैं ये कैंसिल 4 3 जा 12 माइनस के 20 दिया 60, तो यहां पर 60i मेरे पास बन जाएगा। तो ये मेरे पास रिजल्ट निकल के आ चुका है। चलिए जी, तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो इसको मेरे पास 0 बन जाएगा, इसको 0 कर देते हैं। यहां से 3 4 जा 12 और आई स्क्वायर मतलब माइनस के 12 बन जाएगा। 20 दिया 60 तो प्लस के 60i बन जाएगा। और यहां से हम देखते हैं तो माइनस के 12i और प्लस के हमारे पास 60 मेरे पास था, ठीक है। और यहां से मेरे पास कितना बन जाएगा जी, 60i, ठीक है। आई स्क्वायर बन जाएगा यानी कि -1 बन जाएगा, ठीक है। यहां पर मैंने एक बार दोबारा देखते हैं, 6i मेरे पास था, 6i का मल्टीप्लाई किया, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस के 3 और प्लस का 3 बन गया यहां से, ठीक है। माइनस के 3i के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल 4 1 का मल्टीप्लाई 4i हो जाएगा। एंड यहां पर 20 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 20 की जगह प्लस का 20 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास यहां i नहीं, यहां पर 1 था, ओके यहां पर 1 था तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जरा देखो यहां से, ये बनेगा प्लस के 12 और ये मेरे पास बन जाएगा माइनस के 60i। माइनस के 60i प्लस के 60i, 12 से 12 कट गया, रिजल्ट कितना आ गया मेरे बच्चे, 0 आ गया। 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस के i 0, यानी कि x का वैल्यू भी 0 है और y का वैल्यू भी 0 है, तो x का वैल्यू भी 0 आना है, y का वैल्यू भी 0 आना है, यानी कि 4 का d निकल रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इन द इंडिपेंडेंट ऑफ द x से इंडिपेंडेंट टर्म का कोफिशिएंट बताना होता है तो tan CR, पहले वाला जो है √x/3 की पावर tan -r करेंगे, दूसरा वाला जो है 3/2x² की पावर r करेंगे। यहां से जितने भी x हैं उन सब की पावर की कंपैरिजन करेंगे 0 के साथ। तो x वाली पावर देखता हूं भाई, x की पावर यहां से निकल के आएगी tan -r डिवाइडेड बाई 2, यहां से x की पावर आएगी -2r बराबर कितने रखेंगे, 0 के, दैट इज tan -4r बराबर 0, तो r बराबर मेरे बच्चे 2 निकल के यहां से आ गया। r का वैल्यू 2 रखूंगा तो tan से 2 निकल के आएगा, और tan से 2 को मैं लिख सकता हूं tan into 9 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय x वाला गायब करेंगे 1/3। अच्छा यहां पर √3 है ना, तो देखो यहां से tan -288/2 यानी कि 4, 3 की पावर 4 मेरे पास बनेगा, ऊपर 3 की पावर 2 बनेगा एंड नीचे 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 बन जाएगा, ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूं। बात क्लियर होगी। यहां से 3 की पावर 2 ये रही, 3 की पावर 2 ये रही, 3 की पावर 4 पूरा कट गया। यहां से 2 से कर सकता हूं 5 बार, तो रिजल्ट आ जाएगा 5/4, और 5/4 मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो मेरे बच्चे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, y बराबर tan इनवर्स समथिंग हमारे पास दिया गया है, तो इसका डेरिवेटिव हमसे पूछ रहा होगा ना। तो यहां पर हम अगर मैं x बराबर कोई वैल्यू रखता हूं, लाइक tan थीटा रखता हूं, x बराबर अगर मैं tan थीटा रखूंगा तो मेरे पास y बराबर कितना आ जाएगा, दैट विल बी tan इनवर्स एंड √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा ना, तो यहां से मेरे पास sec थीटा बचेगा माइनस के 1 अपॉन एंड दिस इज tan थीटा मेरे पास आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं तो tan इनवर्स मेरे पास है, sec थीटा को मैं 1 अपॉन cos लिख सकता हूं, तो 1 माइनस के cos थीटा एंड डिवाइड में cos आ जाएगा, एंड tan को लिख सकता हूं मेरे बच्चे sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया एंड मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई दैट इज tan इनवर्स, 1 से काटने के लिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला खोलूंगा, दैट इज 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। यहां पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दिया, 2 से 2 भी कट गया, sin से स्क्वायर वाला कट गया, sin अपॉन cos कितना बन गया tan, यानी कि थीटा बाई 2 मेरे पास रिजल्ट आया y बराबर। अब थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा, यानी कि मेरे पास लिखा हुआ है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2, एंड मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो 1/2 तो मेरे पास ऑलरेडी आ ही जाएगा, tan इनवर्स का होगा 1 माइनस के x 1 प्लस के x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकल के आ गया। अब उसने बोला है y डैश कितने पर, 0 पर पूछ रहा है, 0 रखूंगा तो 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी कि 1 ही बचेगा, तो 1/2 ही आंसर निकल के आ गया, यानी कि y डैश 0 बराबर कितना आ रहा है मेरे बच्चे, 1/2 निकल के आ रहा है, यानी कि बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास tan इनवर्स इतना और tan इनवर्स इतना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला खोलेंगे तो दैट विल बी tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। यहां से कितना बना tan इनवर्स, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5 बटे, यहां से करेंगे 5, 6 माइनस 1 5/6 कट गया, आपस में 1 आ गया। tan इनवर्स 1 किसका होता है, tan π/4 का, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा मेरे बच्चे π/4, यानी कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहां पर देखो कोट 54 tan 36, कोट 54 को मैं लिख सकता हूं कोट 90 माइनस 36
एंड डिवाइडर मेरे पास ऑलरेडी 1036 लिखा हुआ है। ऐसे ही यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं कोट 90 माइनस के 20, है ना, या फिर मैं इसको 10 में लिखूंगा तो 10 90 माइनस के 70 लिख दो एंड डिवाइडर मेरे पास कोट 70 ऑलरेडी है। भाई ये चीजें कट जाएंगी, क्यों कट जाएंगी? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, कोट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, तो tan 36 कट के 1 आया, ये बनेगा कोट 70 यानी कि 1 आया, और 1 और 1 प्लस 2 निकल के आ गया। इसका मतलब सी वाला सही जवाब हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ 3 इतना और साइन के साथ इतना दिया गया है, तो ये मेरे पास एक पूरा का एक्सप्रेशन है। यहां पर एक काम करो, x का वैल्यू या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री रख दो, यस और नो। तो मेरे दिमाग में आया, चलो मैं रखता हूं 90 रखूंगा तो साइन 90 का वैल्यू 1 और माइनस कोस 90 का वैल्यू 0, तो 1 की पावर 4 आ जाएगा, प्लस के 6 यहां पर 1 या 0 तो 1 की पावर 2 आ जाएगा, एंड प्लस के 4 यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर 0 आ जाएगा, तो 1 की पावर मेरे पास कुछ नहीं है, बस इतना बचा। यहां से 3 प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10 3 13, यानी कि 13 इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जो कि डी ऑप्शन है मेरे बच्चे आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। भाई इस डोमेन की बात करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कोस इनवर्स x माइनस 2 की फॉर्म में। इसका मतलब ये होगा x माइनस के 2 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू -1 से +1 होना चाहिए। क्योंकि मुझे x की वैल्यू बतानी पड़ेगी ना, तो x की वैल्यू के लिए मुझे +2 करना पड़ेगा। +2 यहां किया, +2 यहां किया, तो +2 यहां किया, ये कट गया, यहां से बचा x, और यहां से कितना बन गया, प्लस का 1 बन गया, यहां से कितना बन गया, प्लस का 3 बन गया। तो x की वैल्यू क्या आ रही होगी बेटा, +1 एंड प्लस के 3, ये वाली वैल्यूज मेरे पास x की निकल के आ गई, क्योंकि इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट आएंगी, तो 1,3 यानी कि बी वाला आंसर इसका सही जवाब में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, a and b are the unit vector, then theta minus the theta is the angle between them, then what is the value of sin square theta by 2 equal to। भाई वेक्टर a एंड वेक्टर b अगर यूनिट वेक्टर हैं तो सर सारे ऑप्शन में देखिए a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी है, a माइनस बी है। तो मैं क्या करता हूं, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का अगर मैं होल स्क्वायर खोलता हूं तो एक्चुअल में रिजल्ट कितना आएगा कि a का स्क्वायर प्लस के वेक्टर b का स्क्वायर और माइनस के 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b ना, और ये 1 है, ये भी 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, -2 a डॉट b को खोलूंगा, वेक्टर a का मॉडुलस वेक्टर b का मॉडुलस इनटू में कितना आ जाता है, कोस थीटा मेरे पास यहां पर भी निकल के आ जाएगा। अब जरा समझना ध्यान से, ये 1 और 1 2 हो गया, ये यूनिट वेक्टर है, ये भी 2 आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस के कोस थीटा मुझे दिखाई देगा। यहां से 2 एज इट इज रहा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला खोलूंगा तो दैट विल बी कितना, 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 से 1 कट गया, 2 एंड 2 कितना हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। प्यारे बच्चे मुझे वैल्यू सिर्फ इसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी, क्योंकि मेरे पास a माइनस बी स्क्वायर वैल्यू ये निकल गई, तो इसके डिवाइड में अगर 4 होगा तभी तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा। तो ये बाई 4 कहां पर है, बी वाले ऑप्शन में है। हमें दो चीजें करनी थी, या तो a माइनस बी चेक करना था या a प्लस बी। a प्लस बी करते इस तरह की कंडीशन आती नहीं, पर a माइनस बी जैसी करेंगे वैसी निकल के आ जाएगा। यहां पर डिवाइड में 4 होगा तब ये 4 कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर x बाई 2 निकल के आ जाएगा, तो b इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले मुझे इन सभी का मीन चाहिए होगा, इन सब का मीन जोड़ूंगा तो 10 20 30 30 और 35, ठीक है, 10 20 30 40 कर दो, इसको 40 50 कर दो, 60 70 80 निकल के आया बेटा। 80 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेरे पास है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये भी था ना मेरे पास, मैंने गलत जोड़ दिया था क्या, देखो 10 20 और 20 30 40 50 52 52 8 60 60 और 70 70 80, बिल्कुल सही था, 80 था, ठीक है। 80 डिवाइड बाय कितना, 8 नंबर मेरे पास थे, कितना आ गया मेरे पास, 10 आ गया, यानी कि x बार का वैल्यू मेरे पास 10 निकल के आ गया। x बार 10 आया तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका अगर मीन डेविएशन निकालना है तो हर एक नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि इसके जो x बार की वैल्यू निकल के आई है इसमें से माइनस कर दो। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, यहां पर 2 बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, 2 बचेगा और यहां पर 3 बचेगा और यहां पर 7 मेरे पास बच जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मेरे पास, डिवाइड बाय में 8 ही नंबर लिख देंगे, इसको सोल्व कर सकते हैं। यहां से 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 2 कितना 14, 14 और 14 15 16 17, 17 और 7 कितना, ठीक है, 17 और 7 मेरे पास बन गया जी 17 7 24, ठीक है, 8 या 24, तो 3 मेरे पास निकल के आ गया मीन डेविएशन, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है।
तो इस तरीके से हम मीन डेविएशन निकाल लेते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। प्यारे बच्चे अगर मैं इन सभी डिजिट का यूज भी करूंगा, देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि इनका सम 15 आ रहा है। और अगर सम 15 आ रहा है इसका मतलब ये पूरा नंबर कुछ भी बन जाए वो नंबर 3 से तो कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। इसका मतलब ऐसा कोई प्राइम नंबर बन ही नहीं सकता जो इनका यूज कर रहे हो। प्राइम नंबर वो हो गया ना जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, पर ये खुद के साथ साथ 3 से भी कट रहा होगा ना, क्योंकि इनका सम देखो 3 का मल्टीपल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर बन नहीं सकता, इसलिए हम कह सकते हैं डी यानी कि 0, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है भैया, पीए की बात करते ये पावर सेट होता है, तो जैसे यहां पर कह रहा है ए में अगर पावर सेट का यूनियन करूंगा पावर सेट आएगा, बिल्कुल गलत बात है भाई, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि ए अपने में किसी एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, पावर सेट जो होता है वो सेट के जो सबसेट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों के यूनियन करने पर ए वाला अलग होगा, पावर सेट वाले अलग होंगे, तो वो इक्वल तो नहीं आ सकता। पर ए में से अगर मैं पीए माइनस करूंगा तो एक्चुअल में ए में और पीए में कोई कॉमन है नहीं। जब इन दोनों में कोई कॉमन होगा ही नहीं, ठीक है, तो माइनस करने के बाद मेरे पास ए ही बच जाएगा, और ए बच जाएगा तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं, ए बराबर अगर मेरे पास 1 2 है तो प्यारे बच्चे ए के सबसेट कितने हो जाएंगे, यानी कि पीए कितना आ जाएगा, तो सबसेट का सेट बनाएंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा। अब जरा देखना, ए में से अगर मैं पीए माइनस करता हूं तो इसमें कोई कॉमन है क्या? कोई भी कॉमन नहीं है ना। ये 1 2 ये 1 2 अलग अलग चीजें हो जाएंगी ना मेरे पास, है कि नहीं। ये एलिमेंट 1 है, यहां पर एलिमेंट सेट 1 है, ये 2 है, यहां पर सेट 2 है, ये 1 2 है, ये पूरा एलिमेंट अपने में 1 है, ये पूरा अपने में सेट है। तो माइनस करने पर हमारे पास सिर्फ ए ही बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज कॉमन है नहीं, तो बी शुड बी द रिजल्ट। वहीं पर नेक्स्ट देखते हैं, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर मैं यहां से बात करता हूं प्यारे बच्चे, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 कॉमन लेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस के ओमेगा मेरे पास बनेगा, पावर 6 थी। यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा बन जाएगा, प्लस के ओमेगा है, पावर मेरे पास 6 है। यहां से बनेगा माइनस के 2 ओमेगा की पावर 6, माइनस की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6, 64 निकल के आ गया। ओमेगा की पावर 6 मेरे पास 1 निकल के आ जाएगा, यानी कि 64 इज द करेक्ट आंसर, बी सही जवाब इसका हो जाएगा। What is the value of k? The roots of the equation are equal. Roots equal होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे? b स्क्वायर, यानी कि 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू मेरे पास कितना है 2k स्क्वायर प्लस के 2k माइनस के 11 बराबर 0 आना चाहिए बेटा। इसको अगर सोल्व करूंगा तो 9k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस के 3 दूनी 6k निकल के आ जाएगा, और माइनस के यहां से करते हैं 8k स्क्वायर माइनस के 8k निकल के आ जाएगा, और 11 चौक 44 तो प्लस के 44 बराबर 0 निकल के आ गया। 9 में से 8 जाएगा तो k स्क्वायर, 6 में से और 6 में 8 जोड़ेंगे, 6 दूनी 12 13 14 यानी कि माइनस के 14k निकल के आ जाएगा, एंड यहां से 44 और एक कितना 45 तो प्लस के 45 बराबर 0। 45 बन जा 45, 45 के फैक्टर 14 आ जाए तो 9 पंजे 45, माइनस के 9 प्लस माइनस के 5, साइन बदलेंगे प्लस हो जाएगा, के स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे फर्क नहीं पड़ता, तो 9 और 5 रूट निकल के आ जाएंगे, तो 9 ये है 5 ये है, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। सी इज द परफेक्ट आंसर, सी वाला मेरे बच्चे सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट सेकंड एंड द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, तो भाई एक हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है ना, एपी है, तो मैंने 1 2 3 4 मानकर एक एपी बना ली फॉर एग्जांपल। तो एपी का फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है और लास्ट टर्म मेरे पास सी है। तो यहां से अगर मैं इस सीरीज को मान रहा हूं तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 4 हो जाना चाहिए। इसमें पूछ रहा है पदों की संख्या कितनी है, हमें दिख रहा है 1 2 3 4, भैया पदों की संख्या कितनी आनी चाहिए 4। अब ऑप्शंस एबीसी की फॉर्म में है तो हम यहां पर एबीसी की वैल्यू रख के जो 4 दे देगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे कि पहले वाले को देखते हैं, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 2 है, 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 2a यानी कि 2 करेंगे, डिवाइड में b माइनस a यानी कि 1 आ जाएगा, तो 4 निकल के आ गया ए ऑप्शन से ही, तो ए वाला मेरे बच्चे सही जवाब हो जाएगा, बाकी किसी ऑप्शन से ए निकल के मतलब ये 4 निकल के नहीं आ रहा होगा। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सिग्मा समेशन के का वैल्यू 0 से लेकर 100 तक कह रहा है, आई की पावर k है।
तो आई की पावर 0 हो जाएगा, आई की पावर 1, आई की पावर 2 और ऐसे करके लगातार आई की पावर 100 मेरे पास निकल के आ जाएगा। और मैं अगर देखता हूं तो किसी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम कितना होता है, 0 होता है। अगर 1 से लेकर 100 तक कह रहा हूं तो 25 पेयर आराम से बन जाएंगे, 4 4 4 4 के पेयर, यानी कि वो सब 0 हो गया। बचेगा आई की पावर 0, किसी की पावर 0 1 दे देगा, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 0 आई, यानी कि x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया भैया, 0 निकल के आ गया। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0 है, इन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है r बराबर इतना है, s बराबर इतना है, टू बी रिलेशन ऑन सेट a देन ROS कितना होगा। ROS के लिए पहले मुझे s से कोई भी एक सेट उठाना पड़ेगा, एलिमेंट उठाओ। s से मैंने उठाया 2,1, 2,1 उठाया तो यहां से जो 1 निकल के आया। अब R में 1 के साथ किसका दिया गया, 1 के साथ 3 है, तो 1 के साथ 3 है, इन दोनों को मिलाएंगे तो 2,3, इसका कंपोजिशन कितना आ गया, 2,3 निकल के आया। यहां से S से दूसरा उठाएंगे, दैट इज 3,2, तो यहां से R से दूसरा उठाएंगे जो 2 के साथ होगा, 2,2 है तो 2,2, इन दोनों का कंपोजिशन करेंगे, 3,2 निकल के आ गया। उसके बाद यहां से नेक्स्ट उठाएंगे, 2,3 है, तो 3 का देखो R में किसके साथ है, 3,2 के साथ है, यानी कि इन दोनों का कंपोजिशन करेंगे, 2,2 निकल के आ गया। यानी कि इसके अलावा तो कुछ मेरे पास और बचा ही नहीं, तो ये 3 के 3 एलिमेंट्स मुझे कहां दिए गए हैं, 2,3, 3,2, 2,2 इन ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं मेरे बच्चे, तो सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। How many words can be formed using the letter of the word nation so that all the 3 vowels should never together? भाई एक साथ नहीं आने चाहिए। अगर मैं इस नेशन शब्द को अरेंज करूंगा, 1 2 3 4 5 6 है, तो फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय n मेरे पास 2 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 2 करेंगे, फैक्टोरियल 6 का 6 इंटू 5 का मतलब 120 होता है, डिवाइड बाय 2, 2 से कटेगा 6 बार, 6 से 36 यानी कि 360। 360 मेरे पास वो तरीके हैं जिसमें सब के सब अरेंजमेंट कर सकता हूं। अब मैं इसका उल्टा करता हूं, इसने बोला एक साथ नहीं आने चाहिए, मैं इनको एक साथ लेके आता हूं। एक साथ लेके आऊंगा, जितने भी वोवल्स होंगे तो a आ गया, I हो गया, O हो गया, बचा कितना, n बचा, t बचा और n बचा। यस, तो भैया इनको मैं एक मान लूंगा, ये 2 ये 3 ये 4, तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय कितना, ये दोनों सेम है तो फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय, इन तीनों का अरेंजमेंट भी कर सकता हूं, तो फैक्टोरियल 3 और करना पड़ेगा ना। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 डिवाइड बाय 2, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 12 छंग, 12 छंग 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 कम 6, तो 6 और 1 7, 12 छंग 72, 72 निकल के आ गया। यानी कि ये वो तरीके हैं जो टोटल अरेंजमेंट है, ये वो तरीके हैं जिनमें कभी भी एक साथ आ रहे होंगे, इसमें सभी एक साथ आ रहे होंगे। हमें उल्टा करना है, एक साथ नहीं आने वाले, तो 360 में से माइनस कर देंगे 72 को, 360 में से 72 माइनस करेंगे 288, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला मेरे बच्चे करेक्ट जवाब इसका निकल के आ जाएगा। आगे बात करते हैं द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द fx, इतना fx मेरे पास दिया गया है, f डैश x करेंगे, पहले इसको x मान रहे होंगे तो log x का कितना होगा, 1/x, x की जगह log x है, log x को दोबारा करेंगे 1/x, ऐसा निकल के आ गया। इस पूरे की पावर 1 ऊपर जाएगी तो -1 पावर बन जाएगी, इस फॉर्म में आंसर दिया गया है सी वाला, तो सी वाला मेरे बच्चे सही जवाब इसका था। नेक्स्ट यहां पर देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, 1 रखने पर क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तक आ जाएगा, यानी कि 1 को अगर मैं n बार जोड़ूंगा तो 1 n आ जाएगा, n माइनस n डिवाइड बाय 1 माइनस 1, यानी कि 0/0 बन रहा है। 0/0 बनेगा तो LH रूल लगा सकते हैं, LH रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 1, यहां पर आ जाएगा 2x प्लस के 3x स्क्वायर प्लस सो ऑन, ऐसे ही nx की पावर n माइनस 1, ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव बन जाएगा। n का 0 हो गया, डिवाइड में x का 1 आ गया, 1 का 0। अब लिमिट कितना था, 1 रखेंगे, 1 रखने पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n तक मेरे पास आ जाएगा, नीचे तो 1 ही है, तो पहले n नेचुरल नंबर का सम n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। वहीं पर नेक्स्ट करते हैं द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। भाई एरिया मेरे पास है एंड 2 ऑर्डिनेट दे रखे हैं, x बराबर -2 और x बराबर 1, यानी कि लिमिट मेरे पास -2 से 1 तक जा रहे होंगे, y का वैल्यू x क्यूब है, यानी कि x क्यूब रख देंगे, dx रखेंगे, मोड लगा देंगे। यहां से अगर मैं करता हूं x क्यूब का डेरिवेटिव x की पावर 4 अपॉन इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, लिमिट कितना है, -2 से 1 है, अपर लिमिट रखेंगे 1/4 माइनस के, लोअर लिमिट रखेंगे तो -2 की पावर 4 कितना, 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 डिवाइड बाय 4 मेरे पास आ जाएगा, यानी कि मेरे पास बचा 15/4, और मोड में था तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं ना, नेगेटिव आ रहा था तो 15/4 ही इसका सही जवाब आ जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे पास सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कहा गया है
इंटीग्रेशन dx मेरे पास था, dx को आगे लिख लेंगे 1 प्लस बेटा रूट 10x को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोस एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूं। एंड ऊपर मेरे पास 1 है, dx है, यानी कि लिमिट मेरे पास थी π/6 और π/3। अब जरा ध्यान से समझना, इस कोस एक्स को जब मैं एलसीएम में लूंगा तो ऊपर मेरे पास अंडर रूट कोस एक्स बन जाएगा और नीचे मेरे पास अंडर रूट कोस एक्स एंड प्लस के अंडर रूट साइन एक्स मेरे पास दिखाई दे रहा होगा एंड dx मेरे पास दिखाई दे रहा होगा। लिमिट π/6 और π/3 मेरे पास दिए रखी है, तो ये मेरे पास क्या आया, f अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट यानी कि 90 माइनस एक्स। तो इसका ट्रिक क्या हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड डिवाइडेड बाय कितना 2। तो यहां से कितना आ गया, ये बनेगा मेरे पास π/6 दूनी 12, π/12। π/12 मुझे दे रखा है इन ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। एंड इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसने कहा 1/x² + 1 x² + 4 dx इतना मेरे पास होगा। तो यहां पर हम एक काम करते हैं कि x² को अभी मैं t मान लेता हूं। अगर मान लीजिए x² को मैंने t माना, अभी बदलाव नहीं कर रहा हूं, ये मेरे पास 1/t + 1 हो जाएगा एंड ये मेरे पास t + 4 निकल के आ जाएगा। और बराबर इस वाली कंडीशन को मैं इसको भी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, इसको मैं बराबर ले लेता हूं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करने पर t + 1, ठीक है, और प्लस के b डिवाइडेड बाय t + 4 करूंगा। इसका मतलब 1 बराबर कितना आ जाएगा, a के मल्टीप्लाई में t + 4 आ जाएगा एंड प्लस b के मल्टीप्लाई में t + 1 मेरे पास निकल के आ जाएगा। इसका मतलब यहां से t का वैल्यू अगर माइनस के 4 रखता हूं तो -4 रखने पर 1 बराबर ये 0, ये मेरे पास -3b आ जाएगा और b का वैल्यू -1/3 मुझे दिखाई देगा। अगर t का वैल्यू मैं 1 रखूंगा -1 तो -1 रखने पर क्या होगा, 1 बराबर यहां से आ जाएगा 3t एंड t बराबर मेरे पास 1/3 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब अब क्वेश्चन की फॉर्म क्या बनी, क्वेश्चन की फॉर्म बनी इंटीग्रेशन दैट इज 1/3, तो 1/3 मैंने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया एंड दिस इज 1/, ठीक है, यहां पर t + 1 था तो t + 1 इसको एज इट इज लिख दिया मैंने एंड dx कर देते हैं। और a का वैल्यू एक्चुअल में हमारे पास प्लस था, प्लस रखा, b का वैल्यू नेगेटिव में था, नेगेटिव आ गया, ये भी 1/3 है, यहां से आ जाएगा कितना 1/1 प्लस t, यहां पर कितना था, t था मेरे पास 1 माइनस की t था ना, नहीं t + 4, सॉरी t + 4, ठीक है, तो 1 प्लस या t स्क्वायर प्लस t + 4, तो यहां से कितना आ गया जी मेरे पास t + 4 निकल के आ गया, dx मेरे पास ये है, ये 1/3 है और यहां से अगर वैल्यू रखूंगा तो 1 + t की वैल्यू x² थी, dx निकल के आ गया। यहां से भी अगर वैल्यू रखता हूं तो 1/4 प्लस, अच्छा 4 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और प्लस के x² मेरे पास आ गया dx। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली tan इनवर्स x होता है, तो 1/3 tan इनवर्स x और माइनस 1/3 इंटू भाई ये 1/a² + x² यानी कि 1/a का वैल्यू 2 मेरे पास आ जाएगा एंड साथ में tan इनवर्स x/a यानी कि x² डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास यानी कि x/2 मेरे पास निकल के आ जाएगा। यहां से 1/3 बना, tan इनवर्स x एज इट इज रहेगा, माइनस के 1/6 बन गया एंड दैट इज tan इनवर्स x/2 निकल के आ गया। क्या आंसर में इस तरह की चीजें हैं? बिल्कुल इस तरह की चीजें हैं। तो a का वैल्यू क्या नजर आ रहा है, जो tan इनवर्स x के मल्टीपल में होगा 1/3, b का वैल्यू जो tan इनवर्स x/2 के मल्टीपल में होगा दैट इज माइनस के 1/6, a का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू माइनस के 1/6 यानी कि a आंसर इसका निकल के आ गया। तो ये आपके सॉल्यूशन थे। चलिए बेटा इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।